स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में देखेंगे आगे एल्डिहाइड तथा कीटोन की सापेक्ष क्रियाशीलता। तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा और सबसे कम क्रियाशील कौन होगा उसके बारे में देखना है। तो वह किस पे निर्भर करेगा उसको देखते हैं। तो जो कार्बोनिल ग्रुप रहता है C+O, उसके ऊपर पाए जाने वाले ऋणात्मक आवेश पर निर्भर करता है कि कौन सा एल्डिहाइड ज़्यादा क्रियाशील होगा और कौन सा कम क्रियाशील होगा। दूसरा है कि कार्बोनिल समूहों के साथ जो भी जुड़ा रहता है एल्किल ग्रुप, चाहे वो R हो या फिर हाइड्रोजन भी जुड़ा रहता है, तो उसके कारण पड़ने वाले +I इफेक्ट, I माने कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है। I का मतलब है इंडक्टिव, जिसको प्रेरणिक प्रभाव भी कहा जाता है। तो ये दो प्रकार का होता है, प्लस प्रेरणिक प्रभाव और माइनस प्रेरणिक प्रभाव। तो इन दोनों के ऊपर उसका मान निर्भर करता है। तीसरा है स्टेरिक प्रभाव, जो प्रतिस्थापी समूहों के आकार पे निर्भर करता है। तो ये हो गया एल्डिहाइड और कीटोन की सापेक्षिक क्रियाशीलता के कारण, इन सब के कारण सापेक्षिक क्रियाशीलता पाई जाती है। इसको आगे देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। तो उसको कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो कार्बोनिल ग्रुप है C+O, इसी में पाया जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक सिग्मा बंध पाया जाता है, यह सिग्मा बंध और ऊपर वाला है पाई बंध, जिसके इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु की ओर खिसके रहते हैं। तो जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें का जो सिग्मा बंध पाया जाता है, इस सिग्मा बंध का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वह ऑक्सीजन की ओर ज़्यादा खिसक जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा पाई जाती है। ऐसे में माइनस-I प्रभाव के कारण कार्बोनिल यौगिकों में स्थायी ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। तो माइनस-I प्रभाव यहाँ पे हो रहा है, बोल रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता जिसमें पाई जाती है उस वहाँ पे माइनस-I प्रभाव पाया जाता है। माने कि माइनस-I इफेक्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, माने कि माइनस-I प्रभाव लगना। ये हो गया माइनस-I इफेक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि इसी कार्बोनिल ग्रुप में जब एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे देखो माइनस-I इफेक्ट था, तो ये जो तीर का निशान है इधर आ रहा है, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर खींच रहा है, माने कि ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस-I इफेक्ट डाल रहा है। आगे देखते हैं कि इसी कार्बोनिल ग्रुप में जब कोई सा भी एल्किल ग्रुप जुड़ा रहता है, तो एल्किल ग्रुप में कार्बन रहेगा, R के अंदर कार्बन है, CH3, C2H5 कुछ भी हो सकता है। तो इस कार्बन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव गुण रहता है, माने कि इलेक्ट्रॉन को दान करने का गुण रहता है इसके अंदर के कार्बन में। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे। तो यहाँ का कार्बन इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, तो यहाँ से निकल करके वह इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा। ठीक है, इस कार्बन पे आएगा, तो ये कार्बन भी अपने पास नहीं रखेगा इलेक्ट्रॉन को, यह भी दान करेगा। तो यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की ओर जाना चाहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचने का गुण रखता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, अपने से दूर हटा रहा है, माने इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करके अपने से दूर हटा रहा है। तो उसी को बोलेंगे +I इफेक्ट। माने कि कोई सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, अपने से दूर हटाता है और इलेक्ट्रॉन को दान करता है, तो उसी गुण को बोला जाता है +I इफेक्ट। तो यहाँ पे एल्किल ग्रुप हमेशा +I इफेक्ट डालते हैं, और कोई सा भी विद्युत ऋणात्मक ग्रुप जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड या फिर ऑक्सीजन, सल्फर, ये सभी माइनस-I इफेक्ट डालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना, माने कि माइनस-I इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर हटाना, माने कि प्रतिकर्षित करना, माने कि +I इफेक्ट। तो ये है दो ठो इफेक्ट। एल्किल ग्रुप +I इफेक्ट डालते हैं और ऑक्सीजन इसमें का माइनस-I इफेक्ट डालता है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखते हैं R क्या है, इलेक्ट्रॉन दान करने वाला समूह है, जिससे कार्बोनिल कार्बन पर धन आवेश कम होने से न्यूक्लियोफिलिक संक्रमण कठिन हो जाता है, जिससे क्रियाशीलता
घट जाती है। माने कि ये इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, जिसके कारण क्या होगा, इस कार्बन पे जो धन आवेश है, इस धन आवेश को यहाँ का इलेक्ट्रॉन आकर के ऋण आवेश में बदल देगा या फिर धन आवेश को कम करेगा। तो यहाँ पे धन आवेश का मान कम हो जाता है, जिससे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर नहीं पाता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को हमेशा धन आवेश चाहिए। तो धन आवेश कम हो जाने के कारण यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कठिन होता है, जिसके कारण इसकी जो क्रियाशीलता का मान प्लस आई इफेक्ट के कारण कम हो जाती है। यहाँ पे देखते हैं कि जो जी है, जी अगर कार्बन से जी जुड़ा हुआ है तो जी का मतलब है कोई सा भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप यहाँ पे हो सकता है, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ऑक्सीजन, सल्फर, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब रहेंगे। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेंगे। माने कि फ्लोरीन रहेगा तो ऑक्सीजन से ज़्यादा विद्युत ऋण फ्लोरीन होगा, तो ऑक्सीजन ना खींच करके यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेंगे, कौन, फ्लोरीन। तो ये इलेक्ट्रॉन को दान करेगा ये कार्बन, तो इस पर और ज़्यादा धन आवेश आ जाएगा। तो और ज़्यादा धन आवेश आएगा तो न्यूक्लियोफाइल और आसानी से जल्दी अटैक कर लेगा और इसमें इसकी क्रियाशीलता का मान, इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप अगर प्रेजेंट रहेगा तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे होगा और क्रियाशीलता का मान बढ़ जाएगा। तो ये है प्लस आई इफेक्ट के कारण न्यूक्लियोफिलिक क्रियाशीलता घट जाती है और माइनस आई इफेक्ट के कारण न्यूक्लियोफिलिक क्रियाशीलता का मान बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोनों में कौन सा क्रम पाया जाता है। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें 2 हाइड्रोजन है और इसमें देखो ये है एसिटाल्डिहाइड, तो ये है फॉर्मेल्डिहाइड, फिर एसिटाल्डिहाइड और ये है एसीटोन या कीटोन। तो इसमें 1 आर ग्रुप है, इसमें 2 आर ग्रुप है, ठीक है। तो ये दोनों आर ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देंगे, तो इसकी क्रियाशीलता सबसे कम होगी, क्योंकि प्लस वाले की क्रियाशीलता कम रहती है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को दान करके यहाँ पे इसकी क्रियाशीलता को कम करेंगे, तो ये सबसे कम क्रियाशील होगा, इसलिए लास्ट में है। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को दान नहीं करता है बल्कि अपनी ओर खींचने का काम करता है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करेगा इस कार्बन के और इसकी क्रियाशीलता का मान ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचेंगे तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, जिससे आसानी से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होकर के ये ज़्यादा क्रियाशील होगा। अब ये सबसे ज़्यादा है, ये सबसे कम है, क्योंकि इसमें 2 आर है, इसमें एक भी आर नहीं है और इसमें 1 आर है। तो 1 आर जब इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो इसकी तुलना में इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा पाई जाएगी और इसकी तुलना में इसकी क्रियाशीलता कम पाई जाएगी। तो इसमें आर ग्रुप 0 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, फिर ये होगा और सबसे कम क्रियाशील एसीटोन होगा। यह हो गया। अब अगला देखते हैं त्रिविम बाधा प्रभाव या स्टेरिक हिंड्रेंस उसको कहा जाता है। तो कोई सा भी जो कार्बोनिल कार्बन है इसके पास में अगर कोई ज़्यादा बड़ा ग्रुप जुड़ा रहता है तो त्रिविम बाधा प्रभाव उसमें डाला जाता है, जिसके कारण कार्बन की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। तो ये जो कार्बन है कार्बोनिल का, इसके पास में कोई बड़ा सा ग्रुप उपस्थित रहेगा तो इस कार्बन की क्रियाशीलता को वह कम करने का काम करेगा और इसकी क्रियाशीलता पर बाधा उत्पन्न करता है। तो उसी बाधा को बोला जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविम बाधा प्रभाव, जिसके कारण क्या होगा, प्रत्येक एल्किल अभिकर्मकों को पहुंचने में बाधा उत्पन्न होती है। तो कहीं से कोई ग्रुप आकर इसमें जुड़ना चाहेगा तो इसके पास कोई ग्रुप बैठा रहेगा तो उसके रास्ते में बाधा या अवरोध का काम करता है, उसी को बोला जाता है त्रिविम बाधा प्रभाव। तो ये है नाभिक स्नेह के प्रति घटती हुई क्रियाशीलता। तो इसमें देखेंगे तो इसमें देखो इसी को यहाँ पर डिटेल से समझाया है इसके बारे में कि ये कार्बन जो है अप्रभावित रहता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन 2 जुड़ा हुआ है। तो छोटा छोटा है हाइड्रोजन, तो ये बाधा नहीं डालता है क्योंकि छोटा ग्रुप है, तो इस पर कोई बाधा नहीं डालेगा। यहाँ पे 1 आर ग्रुप है, तो 1 आर ग्रुप है तो एल्किल ग्रुप के कारण यहाँ पे एक ही बाधा उत्पन्न होगा, क्योंकि एक ही एल्किल ग्रुप है, जिसके कारण कार्बन पे धन आवेश का मान घट जाएगा। इसमें देखते हैं तो 2 आर ग्रुप है, दोनों आर ग्रुप क्या करेंगे, दोनों
तरफ से इलेक्ट्रॉन को दान करके यहाँ पे बाधा ज़्यादा उत्पन्न करेंगे और कार्बन पे धन आवेश का मान और ज़्यादा घट जाएगा। तो इसलिए इन तीनों की क्रियाशीलता इसी क्रम में पाई जाएगी। यहाँ पे देखते हैं कि इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा रहेगी क्योंकि इसमें सबसे कम बाधा पाया जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन छोटा छोटा है तो बाधा कम डालेगा। इस पे एक ठो एल्किल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप, इसमें थोड़ा इसकी तुलना में ज़्यादा बाधा पाया जाएगा जिससे इसकी क्रियाशीलता कम होगी। इसमें दो ठो एल्किल मेथिल ग्रुप है तो इसकी क्रियाशीलता और कम हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा बाधा डालेगा। इसमें देखते हैं कि जो CH3 के जगह में प्रोपिल ग्रुप आकर के जुड़ा है, आइसोप्रोपिल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो आइसोप्रोपिल ग्रुप में 3 ठो कार्बन है तो 6 कार्बन पूरा इसके चारों ओर पाए जाएंगे, जिसके कारण इसमें और ज़्यादा बाधा उत्पन्न होगा और इसकी क्रियाशीलता और कम हो जाएगी। इसमें देखते हैं ये जो प्रोपिल था ये क्या है, ब्यूटिल ग्रुप है। देखो इसमें 3 कार्बन है, एक चार कार्बन वाला और ऊपर 8 कार्बन इसके पास में है तो इसमें और ज़्यादा बाधा उत्पन्न होगी और इसकी क्रियाशीलता और सबसे कम पाई जाएगी। यह है इनकी क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। उसके बाद देखते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा कीटोनों में क्या होगा कि एलिफैटिक से क्रियाशीलता का मान कम पाया जाता है। जो एरोमेटिक रहेंगे उनकी क्रियाशीलता एलिफैटिक यौगिकों से कम पाई जाती है। इसका कारण क्या है कि इनमें रिंग, बेंजीन में क्या है, रिंग पाया जा रहा है, साइकिल पाया जा रहा है, जिसके कारण इस पे क्या होगा, प्लस आर इफेक्ट उत्पन्न होता है। और इसी प्लस आर इफेक्ट के कारण इसमें अनुनादिक संरचना पाई जाती है। अनुनाद का मतलब है कि एक या एक से अधिक प्रकार की संरचना पाई जाएगी डबल बंध और सिंगल बंध के जगह का परिवर्तन होने से। यहाँ देखो बेंजीन में 3 ठो डबल बंध है और 3 ठो एकल बंध है, एकल बंध 3 ठो है, 3 ठो डबल बंध है। कार्बोनिल में 1 ठो डबल बंध है तो इसमें का जो डबल बंध है ऑक्सीजन की ओर खींचा जाएगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जिससे कार्बन पे प्लस आ जाएगा। फिर कार्बन पे प्लस था तो ये डबल बंध फिर इधर खींचा जाएगा तो इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ का डबल बंध तो ऋण आवेश बन गया और ये डबल बंध यहाँ शिफ्ट हो गए हैं इसमें, और यहाँ का डबल बंध यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे कुछ बंध नहीं है। तो इस प्रकार से शिफ्टिंग होता है किसका, डबल बंध के इलेक्ट्रॉन का। तो डबल बंध शिफ्ट होकर के सिंगल बंध की जगह में आ जाता है, सिंगल बंध की जगह में डबल बंध आ जाता है। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, अनुनादिक संरचना बेंजीन में पाई जाती है। तो जब कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो 5 ठो इसका अनुनादिक स्ट्रक्चर बनता है। और इस प्रकार कहीं भी दोनों तरफ तीर का निशान जब वाला चिन्ह रहेगा, दोनों तरफ एरो वाला, इसका मतलब है कि इस यौगिक को इस यौगिक में भी बदल सकते हैं और इस यौगिक से फिर से इस यौगिक का निर्माण हो सकता है। तो ये 5 प्रकार का बेंजीन में अनुनादिक स्ट्रक्चर पाया जाता है। बेंजीन के रिंग में 3 ठो डबल बंध और ये 4 ठो डबल बंध है तो 4 ठो डबल बंध का स्थान घूम घूम करके चेंज होता है और पांचों में 5 ठो बेंजीन का स्ट्रक्चर पाया जाता है। और इन सब को मिला करके जब स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको बोलते हैं अनुनादी संकर या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है, जो इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो यह है बेंजीन का ये टूटा टूटा रिंग। टूटा टूटा इसको इसलिए दर्शाया है क्योंकि कहाँ पे डबल बंध है कहाँ पे सिंगल बंध है अभी कंफर्म नहीं है। इन सब का मिला जुला हुआ रूप है, कहीं पे भी डबल बंध हो सकता है और कहीं पे भी सिंगल बंध हो सकता है। इसलिए इसको ब्रेक किया हुआ रिंग से अंदर में नाभिक को बनाया है। और C डबल बॉन्ड O में एक बंध को यहाँ पे भी ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे भी एक बंध को ब्रेक किया है। इसका मतलब है कि इन सब का पोजीशन अभी भी चेंज हो सकता है और एक दूसरे में चेंज होकर के इस प्रकार से 5-6 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। 5 स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसलिए सबको टूटा टूटा बंध से दर्शाया है। और तीनों कार्बन पे आंशिक धन आवेश भी आ सकता है और ऑक्सीजन पे आंशिक ऋण आवेश भी आ सकता है। तो इस प्रकार से इसमें अनुनादिक संरचना पाई जाती है जिसके कारण इनकी जो क्रियाशीलता है कम पाई जाती है एलिफैटिक यौगिकों की तुलना में। अब देख लेते हैं कि एरोमेटिक कार्बोनिल यौगिकों में जो क्रियाशीलता का क्रम पाया जाता है वो क्या रहेगा। तो देखो एक बेंजीन रिंग है तो इनकी क्रियाशीलता तो कम पाई ही जाएगी।
अगर इसमें क्या होगा, 2 ठो बेंजीन रिंग हो जाएगा तो उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, क्योंकि 1 ठो बेंजीन रिंग के कारण जो प्रभाव हो रहा है वो डबल हो जाएगा जब 2 ठो बेंजीन रिंग रहेगा तो ये है C6H5CHO। इसमें 1 ठो बेंजीन रिंग है तो ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। फिर इसमें 1 ठो बेंजीन रिंग है प्लस 1 ठो मेथिल ग्रुप है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविम बाधा प्रभाव आएगा, जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता इसकी तुलना में कम होगी। इसमें देखते हैं तो 2 ठो बेंजीन रिंग है तो इसमें और ज़्यादा त्रिविम बाधा प्रभाव आएगा, जिसके कारण इसकी जो क्रियाशीलता का मान है और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये हो गया इसमें पढ़ने वाले क्रियाशीलता पर पड़ने वाले प्रभाव। और यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े हैं, प्रेरणिक प्रभाव, ये परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, एकदम ज़रूरी है, इसको पढ़ लेना। उसके बाद ये अनुनाद वाला भी कहीं कहीं पे पूछा जाता है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण योगात्मक अभिक्रियाएं। तो कई प्रकार के योगात्मक अभी हम लोग जो योगात्मक अभिक्रिया देखे हैं उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण योगात्मक अभिक्रियाओं को यहाँ पे बताया हुआ है। तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक वाला हम लोग पढ़े थे ना, उसी के बेस पे ये योगात्मक अभिक्रिया है। तो जो न्यूक्लियोफाइल NO- पढ़ते थे उसके जगह हम यहाँ पे CN- को लिया है। तो जब HCN का योग कराते हैं तो ये किस में टूटेगा, H+ में टूटेगा और CN- आयन में टूटेगा। तो जो CN- आयन है इस कार्बन पे अटैक करेगा और जुड़ जाएगा कार्बन पे, जिसके कारण ऑक्सीजन पे ऋण आवेश आ जाएगा। अब इसी का बचा हुआ जो H+ आयन था इस ऋण आवेश पे जा कर के जुड़ जाता है और OHCN का निर्माण चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर के रूप में करते हैं। तो ये हो गया पहला HCN का योग किस पे, कार्बोनिल ग्रुप पे। इसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो HCN है वो कैसे जुड़ता है। तो पहले कार्बोनिल ग्रुप के साथ 2 ठो हाइड्रोजन को जोड़ा है तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है। इस पे जब HCN जुड़ेगा तो ये CN कार्बन पे जुड़ेगा और O- पे हाइड्रोजन जा कर के OH बनाएगा। यहाँ पे ये मिट गया है, ये हो जाएगा OH, ठीक है, OH इसको कर लेना OH। अब देखते हैं तो यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा। जब इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन की जगह पे एक मेथिल ग्रुप जुड़ेगा तो सेम रिएक्शन यहाँ पर भी होगा, बस यहाँ पे CH3 है और ये NaCN की उपस्थिति में ये रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद इस दोनों हाइड्रोजन की जगह में 2 ठो मेथिल ग्रुप जब जुड़ा है और HCN रिएक्शन करेगा तो दोनों मेथिल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, बाकी इधर सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो ये है पहला HCN का योग। उसके बाद आगे इसमें देखते हैं अगला योगात्मक अभिक्रिया, उसमें क्या होगा, NaHSO3 का योग। तो जो NaHSO3 का योग है इसमें देखेंगे तो ये पहले किस में टूटेगा, Na+ आयन और HSO3- आयन में टूट जाता है, यही है यहाँ पे। तो Na धन आयन में टूटेगा और HSO3- आयन में टूटता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो इसको कैसे यहाँ पे देखेंगे तो Na जो प्लस आयन था इसमें H को प्लस आयन के रूप में तोड़ा है तभी ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे इसको भी सुधारना पड़ेगा, H इसमें का क्या प्लस आयन के रूप में टूटेगा H जो है, और इतना जो है वो माइनस चार्ज के रूप में यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है C+O यहाँ का, इसमें देखते हैं तो जो H है उसको प्लस के रूप में माना है तभी ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सही है, Na+ टूटता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि प्रोडक्ट कुछ और बन रहा है। तो यहाँ से H को अगर हम लोग प्लस में तोड़ेंगे और SO3 Na को माइनस में तोड़ेंगे तभी ये सही हो पाएगा। तो जो SO3 तो माइनस में टूटेगा ही और Na भी प्लस में टूटेगा और H वाला भी प्लस के रूप में टूटता है। तो यहाँ पे जो SO3- आयन Na के साथ मिल करके इस माइनस आयन के कारण इस कार्बन पर अटैक करेंगे। SO3 Na इस कार्बन पे जाकर के जुड़ जाता है और O पे माइनस चार्ज आएगा। तो इस O के माइनस चार्ज पे ये हाइड्रोजन का प्लस चार्ज जाके OH बनाता है और ठोस रूप में यहाँ पे प्रोडक्ट का निर्माण चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर में हो जाता है।
आगे देखते हैं कि इसी में दो ठो जो बॉन्ड है, इसमें एक में मेथिल ग्रुप जोड़ा है, एक में H जोड़ा है, बाकी सेम रिएक्शन कराया है। तो इसमें का जो SO3 और N है माइनस के रूप में कार्बन पे जुड़ेंगे और O के साथ इसमें का H जा कर के जुड़ता है। यहाँ पे इस हाइड्रोजन की जगह में फिर से एक ठो मेथिल ग्रुप ले लिए है और इसमें का SO3 माइनस Na को नीचे जोड़ेगा और O के साथ हाइड्रोजन को जोड़ा है। तो ये हो गया इसके साथ योगात्मक रिएक्शन। आगे दिया हुआ है इसी में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। तो कोई सा भी जो कार्बोनिल कार्बन रहेगा उस पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग देखेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सूत्र होता है RMgX। तो R को हमेशा प्लस में टूटता है किसी भी यौगिक में, लेकिन इन केस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उल्टा इसमें टूटेगा। तो R हमेशा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में ऋण आयन के रूप में टूटता है और जो मैग्नीशियम है वह धन आयन के रूप में टूटता है, क्योंकि यहाँ पे जो इसमें कार्बन पाया जाएगा और Mg में Mg है। तो Mg ज़्यादा विद्युत धनी तत्व है कार्बन की तुलना में, इसलिए यहाँ का कार्बन ऋण आवेश में टूटता है और मैग्नीशियम हमेशा धन आवेश के रूप में टूटेगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो कार्बोनिल है इस पे ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आएगा, तो इस ऑक्सीजन के ऋण आवेश के साथ MgX जुड़ेगा तो OMgX यहाँ से बनता है और इस R का ऋण आवेश इस कार्बन पे धन आवेश आता है तो Cr के साथ जाके जुड़ता है। इसको जब जल अपघटन कराते हैं तो इस H2O का H प्लस आयन इस O के साथ जुड़ जाता है और इस MgX को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ का जो MgX है यहाँ के OH के साथ जुड़ के MgOH और यहाँ पे X लिए हैं तो यहाँ पे X ही आएगा, इसको भी सुधार लेना। अगर हम लोग यहाँ पे आयोडीन लेते तो यहाँ पे आयोडीन आता। तो यहाँ का Mg इसमें का X और इसमें का OH MgOH X के रूप में बाहर निकलेंगे। तो यह है प्रोडक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया में। अब इसी में क्या करेगा, यहाँ पे दो बार हाइड्रोजन, एक बार हाइड्रोजन जोड़ देगा दोनों में, एक बार एक में CH जोड़ेगा, एक में हाइड्रोजन जोड़ेगा, एक बार क्या करेगा दोनों में CH3 जोड़ देगा। इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारा रिएक्शन आप लोग को एग्जाम्पल मिलेगा। देखो दोनों में हाइड्रोजन जोड़ा है तो सेम रिएक्शन हो रहा है। यहाँ भी OM Mg और X के जगह हम यहाँ पे ब्रोमीन लिया है तो यहाँ पे ब्रोमीन बन रहा है, ठीक है। और R के जगह में क्या लिया है, एथिल ग्रुप लिया है तो यहाँ पे एथिल ग्रुप जुड़ेगा। जहाँ जहाँ R था वहाँ पे एथिल ग्रुप आएगा। और जल अपघटन की है तो यहाँ पे OH बना है और यहाँ पे MgBrOH निकलेगा, लेकिन उसको निकाला नहीं है, नहीं लिखा है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं दो ठो हाइड्रोजन है, उसमें एक के जगह में मेथिल ग्रुप है, बाकी सेम को सेम रिएक्शन कराया है। यहाँ पे दो ठो हाइड्रोजन के जगह में दो ठो मेथिल ग्रुप को जोड़ दिया है और सेम रिएक्शन इसमें भी कराया है, ठीक। यहाँ पे देख लेना। आगे देखते हैं यह बेंजीन वाला, तो C6H5 है, बेंजीन रिंग का कार्बोनिल यौगिक है, एल्डिहाइड बेंजील्डिहाइड है। उसके साथ जब RMgX को रिएक्शन कराते हैं तो इसमें भी क्या होगा, O के साथ MgX जुड़ा है और इस कार्बन पे R ग्रुप जा कर के जुड़ा है। इसका भी जल अपघटन करेंगे तो OH बनेगा, यहाँ से प्लस R बना है तो OH से जुड़ा हुआ ये कार्बन एक बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा है और दूसरा R के कार्बन से, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल यहाँ से बन रहा है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं एल्कोहल का योग। तो एल्कोहल के योग में क्या होगा, जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ कोई सा भी एल्कोहल यौगिक को रिएक्शन कराएंगे HCl और गैस की उपस्थिति में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एसिटल जेम डाई ईथर प्राप्त होगा। तो इसमें देखते हैं कि जो एल्डिहाइड है उसमें एल्कोहल को रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, इसमें का जो ये एल्कोहल है दो भागों में टूटेगा, R प्लस और OH माइनस आयन। तो R जो प्लस के रूप में टूटेगा वो क्या करेगा, O माइनस के रूप में टूट रहा था तो इस O के साथ जा कर के R प्लस जुड़ेगा तो ये बन जाएगा OR2। देखो ये OR2 बना है और इसमें का OH माइनस आयन इस कार्बन के प्लस आयन पे जाके जुड़ेगा तो COH बनेगा।
इसका नाम क्या हो जाएगा, हेमी एसिटल। इसको जब फिर से एक और एल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं, ये एक एल्कोहल से ट्रीट किए थे, दूसरा एल्कोहल है ROH से रिएक्शन कराए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो इसमें का H था, ये वाला H ये बाहर निकल जाएगा और इसमें का R इसकी जगह पे जुड़ जाएगा, तो OR बन जाएगा और इसमें का दो ठो H और ये H, ये दोनों H और ये ऑक्सीजन H2O बन के बाहर निकलेंगे, तो ये एसिटल का निर्माण होता है और ये है हेमी एसिटल। तो इसमें क्या होगा, जब भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हेमी एसिटल और एसिटल का निर्माण होता है। अब इसमें जो हम लोग देखे हैं, ये जो हेमी एसिटल बना था इसी को यहाँ पे लिया हुआ है और उसका जल अपघटन करवा रहा है। जब जल अपघटन कराते हैं तो क्या होगा, ये दोनों R और O और जल का दो ठो हाइड्रोजन ROH बन के इतना अणु बाहर निकल जाता है और इस C के साथ इसमें का O जा करके RCHO एल्डिहाइड का निर्माण फिर से करेगा। तो यहाँ पे इसको जब जल अपघटित करेंगे तो फिर से एल्डिहाइड देगा जहाँ से ये बना था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक बनता है और इसको जल अपघटन करने पर फिर से एल्डिहाइड प्राप्त होगा। ये हो गया हेमी एसिटल और एसिटल का बनना, इसको परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ग्लाइकाल के साथ जब एसिटल्डिहाइड को रिएक्शन कराया जाता है तो जो ग्लाइकाल का सूत्र है ये CH2OH CH2OH, तो दोनों का जो हाइड्रोजन है इस एसिटल्डिहाइड के ऑक्सीजन से मिल करके -H2O बाहर निकलता है और ये PTS का मतलब है पैरा टाल्विन सल्फोनिक अम्ल, पैरा टाल्विन सल्फोनिक एसिड है इसका मतलब, ये उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ से -H2O का अणु बाहर निकलता है और ये दोनों ऑक्सीजन इस कार्बन पे जाके जुड़ जाते हैं, तो यहाँ से चक्रीय प्रकार के एसिटल का निर्माण होता है। आगे दिया है एसीटोन के साथ क्या कराते हैं, एथिल आर्थोफॉर्मेट को जब रिएक्शन कराते हैं, यह एसीटोन इसके साथ यह एथिल आर्थोफॉर्मेट, इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, एक तो एथेनोइक अम्ल प्रोपेनोइक अम्ल बाहर बनता है C2H5COOH, यह प्रोपेनोइक एसिड ये बाहर निकलेगा यहाँ से, प्लस यहाँ से कीटल का निर्माण होता है। जैसे एसिटल बना था ना, वैसे यहाँ से कीटल का निर्माण हो जाएगा और यहाँ का C2H5O, यहाँ से एक ठो अणु बाहर निकल गया, 3 ठो था तो, और यहाँ पे 2 ठो C2H5 वाला बचा हुआ है, तो ये हो गया कीटल। तो ग्लाइकाल से कीटोन क्रिया करके चक्रीय कीटल का निर्माण करेंगे। जैसे एथिल आर्थोफॉर्मेट से कीटल बन रहा है और यहाँ पे एल्कोहल से एसिटल बना था, और जब चक्रीय वाले ग्लाइकाल से रिएक्शन किया तो चक्रीय एसिटल बना, तो यहाँ भी क्या होगा, ग्लाइकाल से जब रिएक्शन करेंगे तो चक्रीय प्रकार के कीटल का निर्माण हो जाएगा। तो एसिटल और कीटल बनने को हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो यह एसीटोन और ग्लाइकाल से रिएक्शन कर रहा है CH2OH, तो यहाँ भी एक H2O का अणु बाहर निकलेगा और ये आपस में जुड़ गए, फिर इसका जल अपघटन करते हैं तो ये फिर से एसीटोन प्राप्त होगा। तो ये जो बना हुआ है ये है कीटल, और ये चक्र यहाँ पे साइकिल बना हुआ है 5 सदस्य वाला, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का निर्माण हुआ है, 5 मेंबर रिंग का। तो ये क्या है, चक्रीय प्रकार का कीटल है और इसमें का 2 ठो हाइड्रोजन, इसमें का ऑक्सीजन -H2O बना करके बाहर निकले थे, तो चक्रीय कीटल बना। इसका अगर हम लोग फिर से जल अपघटन करा देंगे तो फिर से हमको एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि जो ग्लाइकाल है उसमें O के जगह में S है, माने कि ये थायोग्लाइकाल कहलाएगा, S रहता है उसको थायो बोलते हैं। तो थायोग्लाइकाल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं BF3 और ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ से भी जल का अणु बाहर निकल जाएगा और थायो कीटल का निर्माण होगा। सल्फर को बोलते हैं थायो, तो थायो प्रकार के कीटल का निर्माण होता है। तो ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे हम लोग का क्या जो क्रियाशीलता देख रहे थे और योगात्मक अभिक्रिया का प्रकार देख रहे थे, ये यहाँ पे पूरा होता है। अब हम लोग
अगली क्लास में देखेंगे नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, जिसमें जल के अणु का विलोपन होता है। अभी के लिए बस यहीं तक। इसके आगे का हम लोग अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे।